11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, जो भी केमिकल फार्मूला होता है उसको हम टू टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हम एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको पता है, जैसे मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर C6H12O6, मैंने यदि ये लिखा, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। यदि मैं इसका सिंपल रेशो ले लूं, मतलब इसमें CH2 और O, ये इसका सिंपल यदि मैं रेशो ले लूं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैंने वही लिखा C1H2O, ये इसका सिंपल रेशो है। तो बस किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का जो सिंपल रेशो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। देखिए, इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा कि कार्बन एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें। यहाँ तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यदि यहाँ पर n नंबर जो है, n नंबर से मैंने यदि 6 नंबर से मल्टीप्लाई किया, तब तो ये क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन जाएगा। लेकिन यदि मैंने नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो ये कुछ और बन जाएगा। मतलब ये एक सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो एक सिंपल रेशो है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। ये हमको एक्चुअल नंबर बता रहे हैं कि कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और ये क्या है? एक सिंपल रेशो है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। The simple whole number ratio of atoms of various elements present in a compound called empirical formula। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम किसको बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द एक्चुअल नंबर, यहाँ पर हमने सिंपल होल नंबर रेशियो है ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? द एक्चुअल होल नंबर रेशियो, होल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in a actual number of atoms of various element present in a compound ये होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन। ये होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा C6H12O6, जैसे मैंने लिखा C12H22O11, जैसे मैंने लिखा Fe2O3, जैसे मैंने लिखा Na2CO3, जैसे मैंने लिखा N2O4, C2H2, C2H4, C6H6। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। जैसे मैंने लिया B2H6, बोरेन बोलते हैं इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको ग्लूकोज, इसको शुगर, ये शुगर है। मैं यदि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? इसका क्या हो जाएगा? इसका सिंपल रेशियो निकालिए आप, क्या निकलेगा? 1:3 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? BH3 ये होगा। इसका सिंपल रेशियो निकालिए, क्या आएगा? HO आएगा। इसका सिंपल रेशियो निकालिए तो क्या आएगा? अभी तो हमने लिखा था CH2O, ये होगा इसका सिंपल रेशियो। इसका सिंपल रेशियो क्या होगा? इसका सिंपल रेशियो वही होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताती हूँ, जब इसको n नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसका और इसका सिंपल रेशियो वही होगा, C12H22O11। मैं अभी रीजन बताती हूँ क्यों यही होता है। Fe2O3, Na2CO3, N2O4 का निकालिए, क्या आएगा? NO2, C2H2 का CH, C2H4 का CH2, C6H6 का CH हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है. रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? देखिए एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये एन है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इस एन का मतलब क्या होता है? ये जो एन है ना, ये इसको बोलते हैं हम सिंपल होल नंबर या होल नंबर. सिंपल होल नंबर होगा ये हमेशा होल नंबर ही रहेगा, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा इसकी वैल्यू. ठीक है, 1 हो सकती है लेकिन होल नंबर में ही होगी. अब यहाँ पर यदि आप देखिए कि यदि मैंने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अपॉन में इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को ले आना, तो इस एन की वैल्यू आ जाएगी. देखिए मैं आपको करके बताती हूँ. यदि मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला किया, तो ये एन की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, जैसे हम किसका लेते हैं, H2O2 का लेते हैं. ये मैंने H2O2 लिखा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका हम सिंपल रेशियो निकालेंगे. इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? HO आएगा सिंपल रेशियो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N. यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि HO इंटू 2 अपॉन HO इज इक्वल्स टू N, तो ये OH से OH कट जाएंगे, N की वैल्यू क्या आ गई? 2. ठीक है. यदि आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, जैसे ये BH3 है, इसको यदि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मैं N की वैल्यू लिख रही हूँ, इसको यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये B2H6 बन जाएगा. तो देखिए वही हो गया, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. यहां पर लिखना था मुझे, इंटू 2 करेंगे आप तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. ऐसे आप B2H6 के लिए भी निकाल सकते हैं. आपने यहाँ क्या लिखा? B2H6, और यहाँ पर इसका आप सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? BH3 होगा. अब देखिए यहाँ पर यदि मैं क्या पुट कर दूं, इस B और H3 के फ्रंट में मैं कॉमन ले लेती हूँ. यदि मैंने क्या लिया? 3, मैंने यदि 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर अपॉन में BH3 है, ये BH3 से BH3 कट हो जाएगा, N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा, B2H6 आ जाएगा. ग्लूकोज के लिए देखिए, अच्छा ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने क्या लिखा? C6H12O6 लिखा. तो इसका यदि मैं सिंपल रेशियो लिखूंगी तो सिंपल रेशियो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O. ये अब मैं इस ग्लूकोज को ऐसे भी ले सकती हूँ कि मैंने 6 कॉमन ले लिया, CH2O, नीचे क्या है? CH2O. इससे ये कट हो जाएगा तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. अब यदि मैं इस N की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा? वही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N इज इक्वल्स टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला होता है कि इंपेरिकल, एक और फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल वेट. ये फर्स्ट फॉर्मूला था, आप नोट कर लीजिएगा. इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू N इंटू इंपेरिकल वेट. ये भी रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और बिल्कुल सेम होता है. देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. सपोज जैसे मैंने इस N2O4 के लिए लिया, मैं इस N2O4 को आपको सॉल्व करके बताती हूँ. अच्छा हम B2H6 ही ले लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू N. देखिए यदि मैं इसको इसके अकाउंट में ले जाऊं तो वही फॉर्मूला बने. अब मुझे निकालना है किसके लिए? B2H6 के लिए. ठीक है, तो B2H6 का इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यदि आप इसका मास पुट कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट. अब बोरॉन जो होता है, बोरॉन का एटॉमिक वेट होता है 11 इंटू 2.
प्लस आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 22, तो कितना आ जाएगा 28। अब अभी आपने मॉलिक्यूलर वेट 28 लिया, इंपेरिकल वेट क्या है देखो, BH3, मतलब कि BH3, इस फॉर्मूले का यदि आप वेट निकालेंगे तो उसको आप इंपेरिकल वेट बोलेंगे। तो बोरॉन का होता है 11 प्लस आपने 3 किया तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। आपने यहाँ पर इसका वेट पुट किया तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 2 आई। मतलब यदि आप इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालें या फिर आप ऐसे निकालें, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू n, ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है, इस n के लिए, और n की वैल्यू सेम रहेगी। आप दोनों फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप किसी पर भी अप्लाई इसको करके देख सकते हैं। सपोज जैसे ग्लूकोज के लिए आप देखिए, ग्लूकोज के लिए होगा, ग्लूकोज का जो वेट होता है वो 180 होता है, और ग्लूकोज का जो इंपेरिकल वेट होता है वो हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो उसका 80 होता है, निकाल के बताऊं। जैसे देखिए C6H12O6 है, तो कार्बन का 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1, तो प्लस 16 प्लस 12, 6 है ना, 6, तो 16 6 96, 12 और 16 6 72, इनको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। इंपेरिकल वेट इसका कितना दिया हुआ है, CH2O, CH2O, इसका इंपेरिकल वेट निकालते हैं, 12 प्लस 2 प्लस 16, 30 होगा। अब मैंने 30 से इसको डिवाइड किया, तो 30 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 6 है, ठीक है। देखिए वही है n की वैल्यू 6। तो ये रिलेशन होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या, एक तो ये वाला फॉर्मूला कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू n, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n। ये दो फॉर्मूले, ठीक है। अब चलिए हम इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ये कुछ दो क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि Na2CO3 इसकी वैल्यू या Fe2O3, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो इनका क्यों सेम होता है, या CuSO4 हो गया, ये सेम इसीलिए होते हैं क्योंकि देखिए यदि आपने n की वैल्यू क्या रख दी 1, तब आपका मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट सेम है। ऐसे ही यदि n की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, उस कंडीशन में जबकि n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो वही रेशियो होगा, यदि 1 हो जाएगी तो वही रेशियो होगा, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होगा वही इंपेरिकल। तो इसमें n की वैल्यू क्या होती है 1, इसीलिए इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस कंडीशन में सेम रहेगा, जबकि n की वैल्यू 1 हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 88 ग्राम एंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज C2H4O, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बोला है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ, और इंपेरिकल वेट नहीं दिया, पर इंपेरिकल फॉर्मूला तो दिया हुआ, तो आप फॉर्मूला से वेट निकाल लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप उससे क्या निकालेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 88, इंपेरिकल वेट हमें निकालना पड़ेगा C2H4O, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा 16। आप इसको टोटल करेंगे 12 16 4 को, तो ये हो जाएगा कितना 16 4 44,
तो इसका एम्पेरिकल वेट कितना है 44 इज इक्वल्स टू n। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आएगी आपके n की वैल्यू, ठीक है। अब इस n की वैल्यू को आप पुट कर दें यहाँ, और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपके पास है ही, तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 2 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ है C2H4O, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे C4H8O2, ये क्या आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी इज 30 एंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इससे एम्पेरिकल वेट निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है n। n की यदि वैल्यू आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब एम्पेरिकल वेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12 + 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 10 30। एम्पेरिकल वेट हमारा कितना आ गया 30। अब हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, मॉलिक्यूलर वेट के लिए तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें दिया ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, तो कैसे निकालते हैं देखिए। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का ट्वाइस जो होता है वही क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि हमें निकालना है तो वेपर डेंसिटी तो दी हुई है ना 30, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 60। अब हमने इसको यहाँ पर पुट किया तो n की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा CH2O, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C2H4O2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब यदि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को यदि एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन दिया और फिर हमें यदि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें हमें परसेंट दिया हुआ एलिमेंट का और बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 61% कार्बन, 11.88% हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 27.12। If its vapor density is 59, determine its molecular formula and empirical formula. देखिए यदि आपको जो परसेंट दिया हुआ रहता है एलिमेंट का, उसमें यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये जनरली वो किस केस में करता है, हाइड्रोकार्बन के केस में करता है, ठीक है। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन का आपको परसेंट दे देता है, और यदि टोटल करने पर 100 नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी बचा हुआ परसेंट है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो आप टोटल करके देख लेना, यदि कहीं पर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट दिया है और वो 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों के परसेंट जोड़कर उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, जो क्वांटिटी बचेगी वो ऑक्सीजन की होगी। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लेते हैं एलिमेंट को, सेकेंड में लेते हैं हम परसेंट को, फिर हम लिखेंगे एटॉमिक वेट, फिर हम निकालेंगे इसका एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो इज इक्वल्स टू होता है परसेंट डिवाइडेड बाय मास। ये परसेंट है ना, इसको आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एटॉमिक रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो जो होता है इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो।
फर्स्ट में एलिमेंट क्या है हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंट है 61%, 11.88% है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 27.12। इसमें एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 60। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे हम तो परसेंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसके एटॉमिक वेट से। 61 डिवाइडेड बाय 12, 11.88 डिवाइडेड बाय 1, 27.12 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 5 आएगा, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 11.88 आएगा और 27.12 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.69 आएगा। यहाँ पर 5.08 होगा यदि एग्जैक्ट आप वैल्यू निकालो तो इतनी। अब उसके बाद देखिए सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। सिंपल रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से जब आप एटॉमिक रेशियो निकालते हैं तो एटॉमिक रेशियो में सबसे स्मॉल रेशियो जिसका होगा उससे सभी को डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर सबसे स्मॉल रेशियो आपको क्या दिख रहा है 1.69, तो इस 1.69 से ये जो आपका रेशियो आया एटॉमिक रेशियो इसको डिवाइड करेंगे 5.08 को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही इसमें भी करना है 1.69 ये सबसे स्मॉल रेशियो है ना, इससे हम इस रेशियो को डिवाइड करेंगे 11.8, तो इसमें भी 1.69 डिवाइडेड बाय 1.69, तो आंसर आएगा 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7, इसको इससे ये तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर सिंपल रेशियो आया है। सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल रेशियो का मतलब ये होता है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें एटम्स का सिंपल रेशियो वही तो है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बस इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन हमें कितना मिला 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 7 और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 1। तो ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमसे क्या पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो यदि हमें पता हो जाए, इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। तो इंपेरिकल वेट तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको या तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ रहेगा या फिर उसकी जगह वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो अभी हमें क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी है 59, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया 180। इंपेरिकल वेट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो इंपेरिकल वेट इज इक्वल्स टू होगा C3H7 तो ये हो जाएगा कार्बन 12 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 प्लस O1 है, तो 60 इंटू 1। आप टोटल करेंगे तो टोटल करने पर कितना आएगा 59। आप इस 59 को और इस 112 को आप यदि यहाँ पर पुट कर दे तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी n। तो देखिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 59। मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, इस फॉर्मूले मेरे पास अभी n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। ये हमारे पास n की वैल्यू है। अब यदि मैं इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 इंटू C3H7O1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H14O2। ये क्या आएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, कार्बन 57.8, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट इज द ऑक्सीजन।
The molecular formula of the compound is 166. Find out the molecular formula of the compound. हमसे molecular formula पूछा है, लेकिन हमारे पास तो empirical formula है ही नहीं, और क्या दिया है, molecular weight दिया हुआ। तो यदि हम क्या बना ले, empirical formula बना ले और n की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो molecular formula निकल जाए। उसके लिए हम वैसे ही टेबुलर फॉर्म से ही इसको सॉल्व करेंगे। हमने बनाया एक टेबल, फर्स्ट में आ जाएगा एलिमेंट, सेकेंड में हम लेंगे परसेंट, थर्ड में हम लेंगे एटॉमिक वेट, देन एटॉमिक रेशियो, और इसी को भी हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हम निकालेंगे इज इक्वल्स टू होता है परसेंट बाय मास। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, इसका सिंपल रेशियो। एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और थर्ड को बोल रहा है क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का उसने परसेंट नहीं बताया। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकाल लेंगे हम, जैसे ये 57.8% और ये 3.6%। तो 100 में से आपको क्या करना है, टोटल 100 में से माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, और जो टोटल क्वांटिटी उसमें से 100 को माइनस कर दीजिए। तो जो बचा हुआ होगा 100 में से इन दोनों परसेंट को टोटल करने के बाद 100 में से जो बच गया है वही क्या है आपका ऑक्सीजन का परसेंट। तो 57.8 प्लस 3.6 इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38.6%। ये क्या निकल गई आपकी ऑक्सीजन। अब एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे 57.8 डिवाइडेड बाय 12, 3.6 डिवाइडेड बाय 1 और 38.6 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको डिवाइड करने पर आंसर आएगा 4.82, इसको डिवाइड करने पर आंसर आएगा 3.60 और इसको डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2.41। अब हम सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो सबसे छोटा स्मॉल एटॉमिक नंबर होता है, जैसे ये है 2.14, इसी से सभी को हम डिवाइड करेंगे। तो 4.82 को डिवाइड किया हमने, फिर हमने 3.60 को डिवाइड किया 2.41 से, और 2.41 को 2.41 से डिवाइड किया तो आंसर आया इसका तो 1 आ जाएगा, इसका होगा 2 और इसका होगा 1.49। अब देखिए यहाँ पर सिंपल रेशियो जो होता है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला में डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है सिंपल होल नंबर। ये होल नंबर तो नहीं, हम इसको होल नंबर बनाएंगे, ठीक है, होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसको हम ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये किस में जाए, होल नंबर में जाए, ठीक है। तो सपोज जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 1.49 है, मतलब 1.50 है, तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। तब हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता है लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें कितना दिया हुआ है 166। एम्पिरिकल वेट हमें निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो एम्पिरिकल वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा C4H3O2, मतलब कि 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 16।
इसका जब आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 83। इस एम्पेरिकल वेट को आप यहाँ पर पुट कर देंगे 83, ठीक है। आप n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसको आप इससे कट करेंगे तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो n की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 2। इस n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मतलब 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास C4H3O2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बनेगा C8H6O4, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को कराने का मेन रीजन क्या था कि यदि कभी वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आती है तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको ऐसे यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे 1.49, आपको उसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर से कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपाउंड कंटेन 20.15% आयरन, 11.51% सल्फर and 23.02% oxygen and 45.32% water of crystallization. Calculate empirical formula. इसमें हमको empirical formula बताना है और water of crystallization हमको कितना दिया 45.2%। water of crystallization किसको बोलते हैं देखिए, सपोज जैसे मैंने लिखा CuSO4 इंटू इसके साथ यदि मैंने लिख दिया 5H2O, ऐसे कहीं पर यदि आपको हाइड्रेटेड वाटर दिखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जब इनके क्रिस्टल्स बनते हैं उस समय वाटर ऐसे ऐड हो जाते हैं इनमें वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब ये आते हैं तब। या फिर मैंने लिखा जैसे MgSO4 इंटू 7H2O लिख दिया या FeSO4 7H2O लिख दिया, तब यहाँ पर जो वाटर है उसको आप क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे ही हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट लिया हमने, फिर हमने परसेंट लिया, फिर हम क्या लिखेंगे एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो को और क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है, परसेंट को आप मास से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक रेशियो निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो। एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, एक तो आयरन दिया हुआ है, दूसरा हमें सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन वाटर दिया हुआ है H2O। पूरा H2O ही लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि उसने बोल ही दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Fe का परसेंट है 20.15%, 11.51% सल्फर है, ऑक्सीजन 23.02% है और 45.32% क्रिस्टलाइन वाटर है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, आयरन का होता है 56, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और क्रिस्टलाइन वाटर का कितना होता है 18। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे हम, परसेंट डिवाइडेड बाय मास 20.15 डिवाइडेड बाय 56, 11.15 डिवाइडेड बाय 32, 23.02 डिवाइडेड बाय 16, 45.32 डिवाइडेड बाय 18। इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.359। इसका आंसर होगा 0.356 अप्रॉक्स आंसर है। इसका आंसर होगा 1.4 और इसका आंसर होगा 2.5। इसको हम 0.36 ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें सिंपल रेशियो निकालना है, तो हम सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होता है उसी से हम सबको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आपको क्या दिख रहा है 0.359, इसी से हम डिवाइड करें 0.359 डिवाइडेड बाय 0.359, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 0.359 से, इसको भी 0.359 से, इसको भी 0.36, 1.4, 2.5। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 1 ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा।
अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। Fe कितने परसेंट लिखा हुआ है, Fe 1 लिखा हुआ है, तो Fe को तो हम Fe लिखेंगे। सल्फर कितना है 1, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे बस F। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 4, तो O4 लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद H2O कितना है H2O, ये कितना है 7, तो हम इस 7 को कहाँ लिखेंगे, ऐसे टेकन में नहीं लिखेंगे, हम इसके फ्रंट में लिखेंगे क्योंकि ये क्रिस्टलाइन वाटर है, उसमें बता दिया। तो इंटू 7H2O, ये क्या बना हमारा, ये अभी कौन सा फॉर्मूला आया है, ये जो सिंपल रेशियो से निकलता है वो होता है हमारा क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होता है, क्यों, क्योंकि आप जब मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे इंपेरिकल वेट से, तो जो n की वैल्यू होती है वो क्या आएगी 1, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होता है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपाउंड ऑफ एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज। सोडियम का परसेंट ये है, सल्फर का ये है, हाइड्रोजन का ये और ऑक्सीजन का 1%। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है, लेकिन वो ये बता रहा है इस क्वेश्चन में कि जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किसके कॉम्बिनेशन में है, हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो, मतलब कि अभी जो हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन वाटर, उसी के फॉर्म में वो प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऑक्सीजन बच भी जाएगी, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है, सोडियम सल्फर, सोडियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अभी हम डायरेक्ट उसको H2O के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, अलग अलग, क्योंकि इसका परसेंट दिया हुआ है इसलिए अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। सोडियम 14.31% है, सल्फर 9.97% है, हाइड्रोजन 6.22% है और ऑक्सीजन 69.5%। और इसका एटॉमिक वेट सोडियम का होता है 23, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे हम, 14.31 डिवाइडेड बाय 23, 9.97 डिवाइडेड बाय 23, 32, 6.22 डिवाइडेड बाय 1, 69.5 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.66 और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.31, 6.22 और यहाँ पर आंसर होगा 4.34। अब इसका सिंपल रेशियो क्या निकलेगा, देखिए जब आप इसको, इसमें जो सबसे स्मॉलर नंबर दिख रहा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला है, इसी से हम सभी को डिवाइड करेंगे। 0.31, 0.66 डिवाइडेड बाय 0.31, 0.31 is divided by 0.31, 6.22 divided by 0.31, 4.32 divided by 0.31। तो आंसर होगा 2120, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। अब ये हमारा क्या निकला है, सिंपल रेशियो निकला है, ठीक है। इसके बेस पर हम क्या बनाते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होगा सोडियम कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे Na2। उसके बाद क्या है, सल्फर, सल्फर कितना है 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है H20, या ऑक्सीजन को पहले लिख देते हैं, O कितना दिया हुआ है 40 और H कितना दिया हुआ है H20, ऐसे लिख लिया। ये अभी हमारा क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इस n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे किससे, इंपेरिकल वेट से, इंपेरिकल वेट से। तो जब हम इसका इंपेरिकल वेट निकालेंगे इनका, तो इंपेरिकल वेट इसका कितना आएगा 332। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका
आप इंपेरिकल वेट भी निकालेंगे तो कितना आएगा 322, और क्वेश्चन में इसका मॉलिकुलर वेट भी कितना गिवन है 322, मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो गई 1। जब भी n की वैल्यू 1 होती है तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं सेम, मतलब हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला भी यही हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी यही हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए कि जैसे हमने लिखा हुआ है Na2SO14H20 है ना, तो इसमें सारे वाटर जो ऑक्सीजन जो हुआ हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में, या आप ऐसा समझ लीजिए कि सारे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन यदि 20 है तो 20H2 क्रिस्टलाइन वाटर में जो H2O होता है उसमें रेशियो कितना होता है, इसके 2 एटम्स होते हैं, इसके 1 एटम्स होते हैं। तो यदि हाइड्रोजन के यहाँ 20 एटम्स है तो ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे 10 चाहिए होंगे, ठीक है। यदि हाइड्रोजन के 20, इसमें यदि वाटर का मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो इसमें जहां 2 हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन लगते हैं, तो यदि आपके पास टोटल 20 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने लगेंगे 10, और 4 अभी भी आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। तो जो 4 बच जाएंगे उसको 4 ऑक्सीजन बच गए ना यहाँ से, देखिए 40 है यहाँ पर तो सिर्फ 10 यूज हो रहा है, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4, 4 बचे वाले इसको दे दी और बाकी 10 ऑक्सीजन जो है वो इस H2O को दे दीजिए, इंटू 10 क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। तो ये 20 हाइड्रोजन हो गए और ये 10 ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन था क्रिस्टलाइन वाटर वाला, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।